तो कल का रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया था, आपने देख लिया होगा। कल किसी का अगर छूट गया होगा, कल राखी की वजह से कुछ एब्सेंट भी थे और कुछ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी कल। तो जिनका जिनका छूटा होगा उन लोगों ने उसको रिपीट कर लिया होगा, देख लिया होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको अगर एक दो बार रिपीट करके देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो कल हम एनर्जी की बात कर रहे थे कि अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। आगे उसी पे हम लोग काम करेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, जरा सा उसको बच्चे रिवाइज करते हैं, जरा कल की बातों को एक बार फास्ट में रिव्यू करते हैं कि हमने एक बोर एटम लिया था और उस एटम के अराउंड एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लिया था और उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मालूम किया था। तो अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, -kZe²/r। और टोटल एनर्जी जब हमने सॉल्व किया था ये आ गया था -kZe²/2r। और जब इसमें हमने r की वैल्यू रखी थी -kZe²/2, r के लिए हमने लिख दिया था a0 n²/z, z को ऊपर लेके गए थे तो ये -ke²/2a0 इंटू z²/n² आया था। ये वाला टर्म इसमें, ये देखो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, a0 फर्स्ट बोर रेडियस कांस्टेंट, इन सब को मिला के हमने एक न्यू कांस्टेंट डिफाइन कर दिया था और ये इक्वेशन आया था माइनस एक न्यू कांस्टेंट जिसे हम एनर्जी कांस्टेंट कहेंगे, एनर्जी के इक्वेशन का कांस्टेंट Ek(z²/n²), जहां पे Ek का वैल्यू था, Ek का वैल्यू कितना था बच्चे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये दो कांस्टेंट का वैल्यू दो डिफरेंट यूनिट में मैंने बताया था। यहां से हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट का कुछ एनर्जी भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि फॉर z = 1 हाइड्रोजन एटम m के डिफरेंट वैल्यू पे एनर्जी का एक्सप्रेशन E1 क्या आया था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 2 E2 माइनस, अब देखो n = 2 पे क्या आ जाएगा, -Ek/4। ये सब कल मैंने सॉल्व किया था, -3.4
इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 पे हमने E3 सॉल्व किया था कल, n का वैल्यू 3 रख के -1.51 वोल्ट आया था, n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इज इक्वल टू जब हमने 4 रखा था तो E4 का वैल्यू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। और मैंने आपको कहा था कि ये कुछ वैल्यू एनर्जी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑर्बिट के स्टेशनरी ऑर्बिट के एनर्जी का एक माइंड में वेव आइडिया होना चाहिए, इनका क्या वैल्यू होता है। ये सब स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी है। अब इसके आगे क्या, तो आज हम सीखेंगे ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। ध्यान से देखें, ट्रांजिशन एनर्जी सपोज करो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो हमने पोस्टुलेट में लिखा था, थर्ड पोस्टुलेट में, कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है। अब आज वही बताना कितना एनर्जी निकलेगा। तो अगर हम इस स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी कुछ ई इनिशियल और इस स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी कुछ ई फाइनल रखें तो ट्रांजिशन एनर्जी डेल्टा ई ये होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल क्या होगा, ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है माइनस ई के जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई इनिशियल क्या होगा, माइनस ई के जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। देख लो, ये हो गया एन फाइनल और ये हो गया एन इनिशियल, है या नहीं। तो अगर इसमें से हम कॉमन टर्म को बाहर ले लें, माइनस ई के जेड स्क्वायर को बाहर ले रहा हूं मैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। ये हो गया ट्रांजिशन एनर्जी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सिंस NF is smaller than NI, यहाँ के ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर NI है, यहाँ के ऑर्बिट का नंबर ऑर्बिट NF है, तो NI बड़ा होगा ना, यहां से अंदर से स्टार्ट होता है ना 1 2 3 4, तो NF is smaller than NI। अगर NF छोटा है NI से तो क्या कहेंगे कि NF स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन NI स्क्वायर। और अगर ये 2 है तो 1 अपॉन NF स्क्वायर, 1 अपॉन NF स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन NI का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला टर्म ज्यादा है, ये वाला टर्म स्मॉल है।
और अगर ऐसा है तो ये बताओ कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव होगा, z पॉजिटिव है, ek पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा। यहां माइनस लगा हुआ है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होना, एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होना यह बताता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। सुना होगा आपने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होता, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता। तो इसका निगेटिव होना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ट्रांजिशन एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके सामने है, और इसको थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया कि इसकी वैल्यू निगेटिव होगी अगर हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो, और वो निगेटिव सिर्फ बता रहा होगा रिलीज नेचर कि इतना रिलीज होगा। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ट्रांजिशन एनर्जी के इक्वेशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो हम लिखेंगे सिंपली, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ट्रांजिशन एनर्जी का इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। डेल्टा ई ट्रांजिशन एनर्जी विल बी द कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पे n1 स्मॉलर देन n2 है। आपको ट्रांजिशन एनर्जी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करना है, और n1 स्मॉलर देन n2। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में n1 n2 का वैल्यू रख के ट्रांजिशन एनर्जी डेल्टा ई सॉल्व कर लेना है। अब ये पॉजिटिव आएगा, हमने बाहर का नेगेटिव साइन गायब कर दिया, और हम लैंग्वेज में कह देंगे कि इतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जैसे सिचुएशन में इसे लगा के देखते हैं। कहा जा रहा है डिटरमिन एनर्जी रिलीज when an electron in He plus jumps from say 4th to 2nd orbit। अगर इलेक्ट्रॉन He प्लस में 4th से 2nd ऑर्बिट में जंप करता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो आप देखो डेल्टा ई, और मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ईके के बजाय 13.6 ही लिखा करो, बार बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। सो डेल्टा ई विल बी व्हाट 13.6। देखो मैंने ईके का वैल्यू लिख दिया। जेड स्क्वायर, ये जो Z2 है एटॉमिक नंबर हीलियम का, इंटू 1/n1, n1 स्मॉलर ऑर्बिट नंबर रखना है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। होगा कि नहीं, किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 1/4 माइनस 1/16। देखो रोज रोज रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना बच्चे तो ये सिस्टम बड़ा अनस्टेबल होने लगता है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर पीछे बड़ा हेवी सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। तो अपना नेटवर्क ठीक करो। मैं बार बार कहता हूं कि आपका नेटवर्क
इंटरनेट ही छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है भी बच्चे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेट है, और अगर इंटरनेट ठीक नहीं रखोगे तो फिर तो सारा बेकार हो जाएगा। अभी के लिए इंटरनेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनेट की वैल्यू कितनी हो गई है कि मेरा खुद का इंटरनेट जो है वो अभी प्रॉब्लम कर रहा था। मैं एक दूसरे इंटरनेट वाले को पिछले 1 हफ्ता से रोज कॉल कर रहा हूं, रोज बोल रहा आ जाऊंगा कल आऊंगा। इतना काम है उसके पास, इतने इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई है कि लगा ही नहीं पा रहा हूं। और जो मेरा पुराना इंटरनेट प्रोवाइडर है वो भाव खा रहा है क्योंकि ग्राहक ज्यादा मिल गए ना जी। तो मेरे एंड पे तो ज्यादा लगता है इंटरनेट, मेरे एंड पे तो काफी हाई स्पीड इंटरनेट लगता है क्योंकि इसी से सभी बच्चों को देखना है। लेकिन आपको तो इंडिविजुअली, तो आपके तो मोबाइल में अगर आप 2 GB वाला भी 2 GB पर डे वाला भी ले लेते हो, कितना महीने का 200-250 रुपए का जियो का आता है कनेक्शन। ठीक, तो इंटरनेट को जरा ठीक ठाक रखेंगे। इंटरनेट अगर ठीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। सो आ गया। अब ये जरा से जरा सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा कितना 13.6 इंटू 4 इंटू नीचे एलसीएम ले लो 16। अरे वाह, सोया में तो वैल्यू सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सही सॉल्व किया बच्चे। 16 इधर हो जाएगा 4 - 1, सो 13.6 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। 4 या 16, ये तो याद ही है आपको, 3.4 होता है। मल्टीप्लाई करो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परफेक्ट। जरा इसको समझेंगे बच्चे कि हमने ये सॉल्व क्या किया है। हमने ये सॉल्व किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 4th हीलियम आयन में He में अगर इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से, अगर इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट से, क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा। ये बात समझे आप लोग? इसी को कहते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। और सुन लो जरा, अगर आपसे पूछा जाता कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन को 2nd से 4th ऑर्बिट में लेके जाना है, तो यही होता है। अभी कह रहे हैं रिलीज, और अगर 2nd से 4th में लेके जाते तो कहते कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। सही बात है या नहीं? तो एक्सप्रेशन अपने को एक ही यूज करना है, जैसे एक उस टाइप का भी देख लो। क्वेश्चन है डिटरमाइन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर excitation of electron from ground state to 2nd excited state in hydrogen atom. Hold on. सबसे पहले ये टर्म पीछे भी मैंने बताया होगा, एक बार फिर से सुन लो। ये है बोर एटम, और ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th ऑर्बिट। n=1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। n=1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं।
समझिए ना, n इज इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कहां रहती है स्वाति? n इज इक्वल टू 2 को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 1 हो गया ग्राउंड स्टेट और उसके ऊपर सभी एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से ऊपर स्टार्ट शुरू होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट चलते जाएगा। समझ गया ना? तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू, देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा। यहां देख लो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यहां देखो n इज इक्वल टू 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जाना है? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जाना है और लोअर से हायर में जाना है। तो कितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी? तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चे, कितना? इतना ही। डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखेंगे 13.6 इंटू हाइड्रोजन है Z1 स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, है ना? सही है ना? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1/9, 13.6 इंटू 9 माइनस 1, 8/9 हो जाएगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 1 जा 9 4 9 4 13 4 6 45 9 अराउंड 5, सो ये अराउंड हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली? बस केवल लोअर से हायर में बोलेंगे इतना देना पड़ेगा और हायर से लोअर में बोलेंगे इतना रिलीज होगा। ट्रांजिशन एनर्जी का मतलब समझ में आया बच्चों को? क्या करना है आपको? डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते रहना। ये मैंने कांस्टेंट का वैल्यू लिख दिया सीधा। समझ गया ना सभी बच्चा? आगे चले, ट्रांजिशन एनर्जी के बाद की बात करें। अब देखो, इसमें एक टर्म आएगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, IE, वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में आप काफी बड़े फॉर्म में देखेंगे, लेकिन इसका बोर्स मॉडल से भी थोड़ा कनेक्शन है। यहां पे भी इसकी थोड़ी बात करेंगे।
आयनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी का एक पहले तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, जरा सा उसको सुनोगे, उसके बाद फिर बोर मॉडल में लगाएंगे। मान लो कोई एक ये एटम है और ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम निकालना चाहते हैं। सपोज करो इसको निकालने के लिए कम से कम एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, तो इससे ज्यादा देंगे तब भी निकल जाएगा। तो मिनिमम 13.6 चाहिए तो 14 देंगे तब भी निकल जाएगा, 20 दे देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब भी निकल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होगा। अब एक बार सुनना पहले केवल, फिर मैं लिखूंगा, आप भी लिख लेना, फिर इसको दो मॉडल में लगा देंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट मतलब रिमूव करना, रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे कमजोर बंधा हो, जो सबसे आसानी से निकल सकता हो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 फिलहाल, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए न्यूट्रल गैसियस एटम। एक न्यूट्रल गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो सबसे कम एनर्जी चाहिए उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेट अस राइट वंस, बट जैसा मैंने कहा था, इस कंप्लीट डेफिनेशन का सिग्निफिकेंस अगले टॉपिक में पीरियोडिक टेबल में ज्यादा दिखेगा। अभी इसको बोर मॉडल में थोड़ा मॉडिफाई करके हम लगाएंगे। इट इज द मिनिमम एनर्जी required to knock out the most loosely held electron आवाज जाती रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑडियो ठीक जा रही है? इधर तो साफ दिखा रहा सर क्लियर नहीं है आवाज, ऑडियो क्लियर नहीं है। चलो देख, अब आ रही है। असल में आज माइक निकाल दिया है, ये इसमें माइक लगाया, माइक में यूज करता था, ईयरफोन मैंने निकाल दिया, मैं डायरेक्ट कंप्यूटर का माइक यूज कर रहा हूँ। चलो कल से लगा देंगे माइक फिर से। माइक लगाने से फिर कंप्यूटर को घुमाना हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल स्टक हो जाता है बीच में। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ground state of a neutral gaseous atom। न्यूट्रल गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आ जाओ बोर मॉडल से इसका क्या कनेक्शन है। इमेजिन करो एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास,
बोर मॉडल तभी लगेगा ना जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब हमेशा n=1। फिलहाल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां रख दें, n=∞ पे, फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन करें तो ये बताओ आयोनाइजेशन होगा कि नहीं? इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब एटम से बाहर ही हो गया इलेक्ट्रॉन। इनफाइनाइट ऑर्बिट इंफिनिटी तो डिफाइंड ही नहीं है। 1 to इंफिनिटी ट्रांजिशन अगर करें तो ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन निकल गया कि नहीं एटम से? निकल गया। तो इस ट्रांजिशन में ध्यान से सुनना, 1 to इंफिनिटी ट्रांजिशन में जो एनर्जी लगेगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा कि नहीं? कुछ सुना मैंने क्या कहा? जिस आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक ट्रांजिशन को कोरस्पॉन्ड करता है। कौन सा ट्रांजिशन? 1 to इंफिनिटी। ग्राउंड स्टेट n=1, आउट ऑफ एटम नॉकआउट n=इंफिनिटी। तो 1 से इंफिनिटी ऑर्बिट में ले जाने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सही है ना? सो आयोनाइजेशन एनर्जी now for one electron system is what? Transition energy for n=1 to n=infinity। और ये होगा क्या होगा? क्या ये 13.6 z² 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। पहले देख लो तो लिखना सही लिखा है मैंने क्या? मैंने e के z² 1/n1² माइनस 1/n2² लिखा। तो हमेशा आयोनाइजेशन के लिए n2 इंफिनिटी और n1 1 होगा। ये वाला टर्म तो 0 हो गया, सेकंड वाला टर्म तो 0, फर्स्ट वाला टर्म 1, 1 - 0 is 1। So what it is? It is simply 13.6 z²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में। तो बोर मॉडल से वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो बड़े आराम से बता सकते हैं। बताओ क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए z कितना? 1। तो ये हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। यानी इतना एनर्जी अगर दोगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी में चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये मिनिमम है, इससे ज्यादा दोगे तब भी निकल जाएगा, इससे कम तो नहीं निकलेगा। समझ गया बच्चे लोग? इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकाले। लेकिन अब इसकी ब्यूटी देखो, अगर हम हीलियम लेते हैं, ध्यान से सुनना, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 2। अब अगर इसको आयोनाइज करें तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बोर्स मॉडल से नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि हीलियम पे, न्यूट्रल एट हीलियम पे बोर मॉडल लगेगा ही नहीं। बोर मॉडल अप्लाई टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। सही है ना? बोर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहां पे इसको बोलेंगे I1, हीलियम का
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एक निकल गया, एक निकलने के बाद जो बना वह है He+, उसके अंदर अभी एक और इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो भी निकाल दें तो क्या बन जाएगा He2+। अब देखो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां बोर मॉडल एप्लीकेबल है, और इसलिए He+ का आयनाइजेशन एनर्जी हम बता सकते हैं। लेकिन He+ का आयनाइजेशन एनर्जी इसको बोलेंगे I2। I2 क्यों? सेकेंड आयनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखो यहां निकला, ये है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन I2। समझिएगा, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हम निकाल सकते हैं बोल्स मॉडल से, फर्स्ट नहीं निकाल सकते। ये बात समझ रहे हो क्यों नहीं फर्स्ट निकाल सकते? क्योंकि फर्स्ट निकालने के लिए He से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बोर मॉडल लगता ही नहीं। सेकेंड निकाल सकते हैं, क्या होगा देखो, I2 ऑफ हीलियम, हीलियम का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट नहीं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, कितना हो जाएगा 13.6 इंटू Z², 13.6 इंटू 4, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से बच्चे अगर हम बात करें लिथियम का, तो लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसको पहले एनर्जी दोगे I1 के बराबर, तो ये बन जाएगा Li2, सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और बन जाएगा Li+। Li+ तो फिर अगर एनर्जी देंगे कितना I2 के बराबर, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बन जाएगा Li2+, और Li2+ तो और अगर एनर्जी दोगे तो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, बन जाएगा Li3+। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड वाले में सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड वाले में थर्ड। बताओ बोर्स मॉडल से कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो? केवल थर्ड वाला, लास्ट वाला, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। हो गया कि नहीं? तो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते, केवल थर्ड निकाल सकते हैं। क्या होगा? I3 = 13.6 Z²। कितना है एटॉमिक नंबर लिथियम का? 3, तो 9, तो 13.6 × 9 ये हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लास्ट आयनाइजेशन एनर्जी केवल हम निकाल सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन बचा हो। तब देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहा जाएगा कि He से He2+ + 2 इलेक्ट्रॉन अगर करें तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमिन I1 ऑफ हीलियम। ध्यान से सुनना, फर्स्ट आयनाइजेशन। अब हीलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो हम निकाल सकते नहीं बोर मॉडल से,
हीलियम का आयनाइजेशन कैसे होगा? He प्लस इलेक्ट्रॉन, जहां पे लगेगा I1 और He प्लस को और एनर्जी देंगे, ये He2 प्लस, यहां लगेगा I2। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, ध्यान से देखना, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन ऐड करते हो, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? He गिविंग He2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर हो जाएगा I1 प्लस I2। ये दिया था मैंने 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन I2 हम निकाल सकते हैं बोर्स मॉडल से, निकाल सकते हैं ना। अभी अभी निकाल के दिखाया था 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इंटू 4। अगर I2 मालूम है तो बताओ I1 इनडायरेक्टली आप सॉल्व कर दिए कि नहीं? I1 क्या हो जाएगा? 80 माइनस 54.4, सॉल्व करो 55, तो 25.6 इलेक्ट्रॉन। तो आज मैंने आपको ट्रांजिशन एनर्जी निकालना सिखाया कि अगर किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, या लोअर से हायर में जाते हैं तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और उसके साथ आपको मैंने एक आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। अब कल के क्लास में हम सीखेंगे ट्रांजिशन वेवलेंथ के बारे में। आपको मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बाहर वो किस तरह से दिखेगा? लाइट के फॉर्म में। जो एनर्जी बाहर निकलेगा वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो किस वेवलेंथ का लाइट निकलेगा? अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में लेके जाना है तो किस वेवलेंथ की लाइट देनी पड़ेगी? ये सब बात हम लोग कल करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना, बाकी कल देखेंगे। ओके, बंद करें। कोई फरमाइश, कोई सेवा एक्स्ट्रा कुछ?